सादर वंदे मित्रों, मैं सवय सिंह एक बार पुनः आपका एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम भारतीय इतिहास के एक इंडस वैली सिविलाइजेशन के चैप्टर संख्या 4 पार्ट संख्या 4 पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर में आज हम सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसकी नगर नियोजन और इसकी सामाजिक स्थिति और धार्मिक स्थिति, इसके व्यापार, अंत्येष्टि कर्म और इस सभ्यता के पतन के बारे में प्रमुख रूप से पढ़ने वाले हैं। साथियों, विभिन्न प्रकार के कंपटीशनों के अंदर इससे संबंधित कई बार सवाल इससे रिलीज हुए पूछे जाते हैं। अगर बात करें नगर नियोजन तो इनमें हम प्रमुख रूप से स्नानागार हैं, नगरीय सभ्यता हैं, फर्श के बारे में, मकान निर्माण के बारे में, मकान निर्माण जो काम आने वाले मटेरियल है उसके बारे में, साथ ही ज़रूर हम बात करेंगे सभ्यता का जो संपूर्ण जो क्षेत्र अंगीकृत किया जाता था, जहां पर किलेबंदी कहाँ करनी है, खुला शहर क्या होता है और इन दोनों के लिए शहरवासी और किलेबंद अर्थात राजा के लिए जो कॉमन चीज़ें बताई जाती थी उनके बारे में हम जरूर विश्लेषण करने वाले, जानकारी लेने वाले हैं। साथियों, शुरू करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 4। सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 4 या चारवें भाग में सबसे पहले हम बात करेंगे नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन बताया जाता है यह विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ नगरीय सभ्यता बताई जाती है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ नगरीय सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये विश्व की सबसे द बेस्ट या सर्वश्रेष्ठ नगरीय सभ्यता बताई जाती है। नगर का जो निर्माण किया गया था बहुत ही उचित तरीके से किया गया था, चाहे उसमें जल व मल की निकासी हो, मकान का निर्माण हो, सड़कों का निर्माण हो आदि के बारे में बताया जाता है। बात करते हैं ये जो नगरीय सभ्यता है जो सिंधु घाटी सभ्यता में है ये 2 भागों के अंदर क्रियान्वित की जाती थी। नंबर 1 किलेबंदी और नंबर 2 पूर्वी स्थित खुला शहर। तो एक भाग हो गया किलेबंदी और पूर्व स्थित खुला शहर। अगर बात करें साथियों कि इन दोनों के लिए अगर कोई चीज कॉमन देखी जाती थी तो वह था आपके स्नानागार जो बताया जाता है हर एक व्यक्ति के लिए कॉमन बताया जाता है। चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जल को पूजा जाता था, जल पवित्र समझा जाता था, इसलिए स्नानागार के भी जल के लोग पूजा अर्चना करते थे। बात बताना चाहता हूं साथियों, किलेबंदी जो है जहां पर राजा निवास करता था ये किसी ऊंचे स्थान पर किलेबंदी की जाती थी, दुर्ग बनाया जाता था और खुला शहर नीचे ढलान या फिर खुले मैदान के अंदर शहर बसाया जाता था। तो नंबर 1 बात हमने नगर नियोजन से जात लिए। अब हम बात करते हैं साथियों कि ये जो नगर नियोजन है इसके अंदर गलियारे और सड़कों का क्या पैमाना बताया जाता है। तो नगरीय सभ्यता ये जो नगरीय हम सभ्यता पढ़ रहे हैं साथियों इसमें सड़कें व गलियारे बनाए गए थे। ये योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए थे। योजनाबद्ध तरीके से सड़कें और गलियारे बनाए जाते थे। अगर सवाल पूछा जाए राजस्थान के इतिहास से कि राजस्थान का वह कौन सा नगर है जो सुनियोजित योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था, शास्त्र और जो भी आपके ज्योतिष वगैरह इन सब को ध्यान में रखते हुए उस नगर का निर्माण करवाया गया था, उसका नाम बताया जाता है जयपुर को 1727 ईस्वी में जयनगर के नाम से सवाई जय सिंह ने बसाया था। जिसके जो ये योजनाबद्ध तरीके की अगर बात करें जयपुर की साथियों तो बरसात के दौरान प्राचीन काल में एक जगह भी पानी इकट्ठा नहीं होता था, वो नालियों के माध्यम से जल व मल की जो निकासी है वो सिटी या नगर से बाहर की तरफ चला जाता था। अब हम बात करते हैं साथियों सड़क निर्माण की।
नगर नियोजन के अंदर सड़क निर्माण के बारे में हम बात कर लेते हैं। सड़कें जो होती थी उनकी क्या क्या विशेषता हमें देखने को मिलती है साथियों, कि सड़कें जो हैं यह एक दूसरे को 90 डिग्री या समकोण पर काटती थी। समकोण पर काटने के कारण इसे ग्रिड जाल के नाम से जाना जाता है। इसे ग्रिड जाल के नाम से जाना जाता था। साथियों बताना चाहूँगा कि सड़क निर्माण जो यहाँ पर बनाई जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, कि जैसे मान लो हमने यह एक सड़क निर्माण किया है, सड़क बनाई है, तो सड़क के दोनों तरफ जल व मल की निकासी, दूषित जल और मल की निकासी के लिए बनाई जाती थी नालियाँ। तो जल और मल की निकासी के लिए बनाई जाती थी इन सड़कों के किनारे किनारे नालियाँ। लिखना बहुत जरूरी है, दूषित जल व मल, दूषित जल व मल की निकासी के लिए नालियों का निर्माण भी सड़कों के किनारे किनारे किया जाता था। अब हम बात करते हैं साथियों सड़क निर्माण जो हमने पढ़ा है, सड़क निर्माण जो है, अब बात करते हैं कि नगर की जो संपूर्ण सड़कें जो एक जगह पर आकर कहीं पर किसी भी स्थान से मिलती थी उसे किस नाम से जाना जाता था। साथियों मैं आपको एक डायग्राम के जरिए इसको समझा देता हूं। साथियों समझना है, ये सारी सड़कें हैं, सारी सड़कें बनाई गई हैं और ये सारी सड़कें जो हैं इस मुख्य सड़क से आकर मिल रही है। मुख्य सड़क, ये सारी सड़कें मुख्य सड़क से मिल रही हैं। इसे क्या कहा जाता था, पुरातत्वविदों ने या आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे किस नाम की उपमा दी है, संज्ञा दी है? तो साथियों सड़कें जहां पर आकर मुख्य सड़क से मिलती थी उसे ऑक्सफोर्ड सड़क के नाम से जाना जाता है। ऑक्सफोर्ड सर्कस के नाम से जाना जाता है। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर बात करें सड़क निर्माण की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो इनमें सबसे जो चौड़ी सड़क का निर्माण हुआ है वो किस जगह से, किस पुरातात्विक स्थल से हमें मिला है? तो बताना चाहूंगा साथियों मोहनजोदड़ो जो है पुरातात्विक स्थलों, मोहनजोदड़ो से 10 मीटर चौड़ी, मोहनजोदड़ो से 10 मीटर चौड़ी सड़क मिली है जो सर्वदा इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे चौड़ी सड़क बताई जाती है। अब हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के भवन निर्माण के लिए। भवन निर्माण जो बताया जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इसकी विशेषता क्या थी कि भवन निर्माण के अंदर जो सामग्री, रॉ मटेरियल जो लगता था, इसमें प्रमुख रूप से देखी जाती थी ईंटों के साथ में कई बार मोर्टार नामक पत्थर का भी इस्तेमाल किया जाता था और इन दोनों को चिपकाने अर्थात चुनाई में चूने व जिप्सम का प्रयोग भी किया जाता था। जिप्सम का प्रयोग भी बड़े पैमाने पर किया जाता था भवन निर्माण में। अब भवन निर्माण के बारे में पढ़ रहे हैं साथियों, तो सवाल पूछा जा सकता है साथियों जिप्सम से संबंधित बात अगर खनिज संसाधन की करें कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जिप्सम कहाँ निकलता है, तो राजस्थान में सर्वदा सबसे ज़्यादा जो जिप्सम है ये जैसलमेर में निकाला जाता है। कहाँ निकाला जाता है? जैसलमेर के अंदर। भवन निर्माण हमने पढ़ लिया साथियों। अब भवन निर्माण के अंदर अगर बात करें हम छत की, तो मकान की जो छत है साथियों यह बनाई जाती थी लकड़ी से, लकड़ी प्लस मिट्टी प्लस घास फूस, लकड़ी, मिट्टी और घास फूस से
इस छत का निर्माण किया जाता था। साथियों जरूर देखना कैसे मकान की जो छत तैयार की जाती थी। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर ये भवन बन के तैयार हो गया, तो इसकी छत बनाने के लिए एक बार जो जाल बिछाया जाता था लकड़ियों का, वह बिछाया जाता। एक तो खड़ा जाल बिछाया जाता था। जब खड़ा जाल बिछा दिया गया है इस छत के ऊपर, तो उसके बाद में ये जो छत है इस पर आधा सूखा हुआ चारा इसके ऊपर बिखेर दिया जाता था। बिखेरने के बाद में गीली जो मिट्टी है, गीली मिट्टी का एक लेप इसके ऊपर आवरण बिछा दिया जाता था। तो एक लायर प्रिपेयर हो गई। उसके बाद में दूसरा क्रम इसकी दूसरी जो लायर बनानी है, उसी प्रकार अब जो लकड़ियां रखी जाएगी वो इस रूप में रखी जाती थी। पुनः उसके ऊपर आधा सूखा हुआ चारा रखा जाता था और उसके बाद में इसके ऊपर गीली मिट्टी उड़ेल दी जाती थी, जिसके कारण यह आपकी छत प्रिपेयर हो जाती थी। तो भवन निर्माण के बारे में साथियों हमने पढ़ लिया है। भवन निर्माण के बाद में बात करते हैं हम ईंटों से संबंधित। ये जो ईंटें बताई जाती हैं भवन निर्माण के अंदर, जो ईंटें काम ली जाती थी, इनका अनुपात अगर देखने को मिले हमें, तो साथियों मैंने पहले बताया कि इनका अनुपात 4:2:1 बताया जाता है। बताना चाहूंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर कच्ची व पक्की, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कच्ची व पक्की दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। अब हम बात करते हैं साथियों स्नानागार की। स्नानागार जो यहाँ के निवासियों के लिए कॉमन था, हर एक इसका यूज कर सकता था। लेकिन स्नानागार की बात करें तो सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला है, तो नाम आता है मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा स्नानागार मिला साथियों। और ये जो स्नानागार है इसका रूप मैंने आपके सामने रखा है कि मोहनजोदड़ो से जो स्नानागार मिला है इसकी लंबाई जो बताई जाती है, ये बताई जाती है 54 मीटर इसकी लंबाई बताई जाती है। साथ ही स्नानागार की चौड़ाई बताई जाती है 32 मीटर इसकी चौड़ाई बताई जाती है। और बताना चाहूँगा ये जो कक्ष बने हैं साथियों, ये जनानाओं के लिए थे। जनानानी यानी स्त्रियों के लिए वस्त्र बदलने या स्नान करने के लिए स्त्रियों के लिए ये कक्ष भी बनाए जाते थे। बात करते हैं यहाँ स्थित इस कुंड की साइज का भी सवाल एक बार साथियों पूछा जा सकता है। देखो मैंने सीढ़ियों के माध्यम से इसको आपको समझाया है। सीढ़ियों के जरिए स्नानागार के कुंड तक पहुंचा जाता था। साथियों बताना चाहूंगा ये जो कुंड है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो कुंड बनाया जाता था, ये जो कुंड मिला है अपने को स्नानागार में, इसका परिमाप बताया जाता है 12x7x3 अर्थात 12 मीटर इसकी चौड़ाई बताई जाती है। फिर 7 मीटर लंबाई और 7 मीटर इसकी चौड़ाई। साथ ही अगर बात करें गहराई की, तो इस कुंड की गहराई बताई जाती है 3 मीटर इस कुंड की गहराई हमें देखने को मिलती है। पुनः एक बार रिपीट करता हूं साथियों कि नगर नियोजन जो है, अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता स्थित नगर नियोजन जो है ये विश्व की सर्वश्रेष्ठ सभ्यताओं में से सर्वश्रेष्ठ नगर नियोजन बताया जाता है। नगरीय व्यवस्था जो है ये 2 भागों में सुनियोजित की जाती थी, एक किलेबंदी और दूसरा पूर्व स्थित खुला शहर। और कॉमन जो चीज बताई जाती थी वो स्नानागार। अगर बात करें सड़कों और गलियारों की, तो ये दोनों ही सुनियोजित तरीके से इनका निर्माण किया जाता था। बात स्नानागार की करें तो स्नानागार जो सबसे बड़ा मिला है उसकी हाइट, वेट, चेस्ट और इसकी डीपली यानी गहराई मैंने आपको पूरा परिचित करवाया। सड़क निर्माण के बारे में भी साथियों मैंने पूरा खुलकर बताया। साथ ही ग्रिड जाल के बारे में बताया। दूसरी जल व नल की निकासी के लिए जो नालियां बनाई जाती थी, ये नालियां बनाई जाती थी खोखले तन्ने से। जैसे बाय द वे यह एक पेड़ का तन्ना है, तन्ना जो ले लिया हमने,
अब इस पेड़ के तने को 1/2 किया जाता था। अब 1/2 कर लिया तो दूसरा जो रूप है इसको अलग कर दिया जाता था। अब इसको अंदरूनी भाग से कुदेर कर इसे खोखला बनाया जाता था। खोखला बनाकर इसको नाली के रूप में फिट कर दिया जाता था, जो जल और मल की निकासी के लिए काम करता था। तो साथियों, हमने जल और मल की निकासी का काम ये कार्य भी पढ़ लिया। साथ में ऑक्सफोर्ड सर्कस के बारे में भी पढ़ा, सबसे बड़ी सड़क कहाँ मिली है इसके बारे में भी पढ़ा था, और भवन निर्माण में स्पेशली कौन कौन सी चीज़ें काम में ले जाती थी इसके बारे में भी पढ़ा, और ईंटों का अनुपात भी हमने पढ़ लिया। साथियों, अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था की। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसमें समाज जो था, समाज बताया जाता है ये मात्र शतात्मक बताया जाता है। मात्र शतात्मक समाज बताया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। मात्र शतात्मक अर्थात माता को सर्वदा सबसे ज्यादा पूछकर कार्य करने पड़ते थे, और मात्र शतात्मक होने के कारण जो फीमेल कैंडिडेट है, जो सबसे ज्यादा लीड करती है परिवार के अंदर, उसी के देख रेख में परिवार के संपूर्ण कार्य सुनियोजित तरीके से किए जाते थे। बात करते हैं समाज जो है, समाज में लोग कैसे हुआ करते थे। तो साथियों, बताना चाहूंगा इंडस विलेज सिविलाइजेशन के जो लोग बताए जाते हैं, इनकी मनोदशा बताई जाती है, अर्थात यह शांति प्रिय लोग बताए जाते हैं। साथ ही ये उच्च कोटि का जीवन जीने में विश्वास करते थे, और विलासिता पूर्वक जीवन यापन करते थे। विलासिता पूर्वक जीवन यापन करते थे। बात करें अगर समाज की, सोसाइटी की, तो सोसाइटी के अंदर अर्थात समाज जो है इसमें कौन कौन से वर्ग हुआ करते थे। तो सबसे पहले वर्ग में सबसे पहले नाम आता है पुरोहित। पुरोहित जो समाज में सबसे उच्च क्वालिटी का बताया जाता था। पुरोहित के बाद में अगर दूसरा पायदान मिलता है समाज में तो वो बताया जाता था व्यापारी। व्यापारी के बाद में तीसरा जो स्टेज बताया जाता है समाज का, वो बताया जाता है अधिकारी। अधिकारी बताया जाता है तीसरा स्टेज। अधिकारी के बाद में अगला जो स्टेज बताया जाता है आपके समाज के अंदर, उसे शिल्पी कहा जाता है। शिल्पी यानी शिल्पकार। अब शिल्पकार के अंदर जो बताया जाते हैं शिल्पकार, या फिर इन्हें दस्तकार भी कह सकते हैं। शिल्पकार जो ज्यादातर भवन निर्माण का कार्य करते थे। और शिल्पकार के अलावा जुलाहे, उनसे नीचे जुलाहे, और जुलाहों के नीचे हुआ करता था श्रमिक विभाग। ये समाज का वर्ग मैंने आपके सामने रखा था साथियों। बात अगर पुरोहित की करें तो पुरोहित जो होता था वो राजा को एडवाइस देने का कार्य करता था, और वैदिक काल के अंदर पुरोहित बताया जाता है आपके प्रमुख मंत्री या एडवाइजर, जो राजा का सलाहकार हुआ करता था। व्यापारी, बात व्यापारी की करें साथियों तो हड़प्पा कालीन जो समाज देखने को मिलता है, इसमें जो व्यापारी हैं यह प्रभुत्वशाली वर्ग था, प्रभाव था समाज में, इसका दबदबा था, प्रभाव था। बात करें कि दस्तकार जो बताए जाते हैं समाज में, दस्तकार जो हाथों से कार्य करते हैं, जैसे सुनार हैं, कुमार हैं, कुमार के साथ में बढ़ई हैं, बढ़ई के साथ में और अगर देखें रंगरेज हैं, इन सब में जो कुमार बताया जाता है इसे समाज में विशेष स्थान दिया जाता था, विशेष दर्जा प्राप्त। समाज में कुमारों को दस्तकारों में जो आता है नाम, विशेष दर्जा प्राप्त हुआ करता था समाज में। बात करते हैं यहाँ के लोगों के वस्त्रों के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं ये कैसे कैसे वस्त्र धारण करते थे, तो साथियों बताना चाहूँगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं यह ऊन व या ऊनी व सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे।
कपड़ों के रूप में अर्थात वस्त्रों के रूप में, परिधान के रूप में ऊनी व सूती कपड़ों का सर्वाधिक प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। अब हम बात करते हैं साथियों आभूषण। आभूषण अर्थात ऑर्नामेंट, यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो किस किस प्रकार के आभूषण पहनते थे, तो सबसे पहले नाम आता है कंठहार। कंठहार, कंठहार यानी गले का हार। नंबर 2 करधनी। करधनी का मतलब होता है कंदोरा, कंदोरा या करधनी। नंबर 3 है हंसली। हंसली जो गले में पहनी जाती थी, गले में शोभायमान हुआ करती थी, ज्यादातर चांदी से बनाई जाती थी। राजस्थान के अंदर जनजातीय समुदाय जो हैं इनमें हंसली का प्रयोग सर्वदा ज्यादा किया जाता है। उसके बाद में कर्णफूल, कर्णफूल, पत्ता, जेला, झुमरियां, टोटियां, ये सारे कान के प्रमुख ऑर्नामेंट या गहने बताए जाते हैं। तो कर्णफूल हो गया कानों का फूल अर्थात कानों में पहना जाने वाला आभूषण। उसके बाद में भुजबंद, 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 भुजबंद यानी हाथों में पहना जाने वाला आभूषण। उसके बाद में कड़ा, कड़ा, अंगूठी और अंगूठी के साथ में अन्य अगर देखें तो कड़ा और अंगूठी प्रमुख रूप से आभूषणों को यूज करते थे हड़प्पाकालीन लोग, जिसमें कंठहार, करधनी, हंसली, कर्णफूल, भुजबंद, कड़ा और अंगूठी विशेष रूप से देखा जाता। साथियों प्रमुख रूप से मैं बताना चाहूंगा 6 लड़ी के मनकों का हार, मनकों का हार प्रमुख रूप से ये ऑर्नामेंट में शामिल किया जाता था। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं इनका जो सौंदर्य प्रसाधन वस्तुएं हैं, कॉस्मेटिक आइटम, सौंदर्य प्रसाधन वस्तुओं के रूप में कौन कौन सी चीजें यूज किया करते थे, तो बताना चाहूंगा इनमें स्त्रियां जो होती थी सर्वाधिक सौंदर्य प्रसाधन का यूज करती थी, जिसमें सबसे पहले बताया जाता है काजल। साथियों राजस्थान के लोकगीतों की बात करें तो नाम आता है जो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। राजस्थान में स्त्री के द्वारा यूज में लिए जाने वाले हर एक वस्तु से संबंधित एक गायन है, गीत बताया जाता है। लोकगीत जैसे कांगशियो हैं, आपके गोरबंद हैं, जैसे काजल है और जैसे अनेकानेक रूप से इडोनी है। तो विशेष प्रकार से बताना चाहूँगा काजल, जो काजल से संबंधित जो गीत है जैसे काजल भरियो कूपलो, ये सौंदर्य प्रसाधन या श्रृंगार गीत के रूप में इसे जाना जाता है। तो पहला हो गया काजल, काजल के बाद में पाउडर, पाउडर विशेष रूप से इनके लिए यूज जो लिया जाता था। इसके साथ में लिपस्टिक, लिपस्टिक हालांकि ये सारे प्राकृतिक नेचुरल तरीके से ये प्राप्त करते थे। उसके बाद में कंघी, कंघी जो है यह हाथी दांत से बनाई जाती थी, लकड़ियों से भी बनाई जाती थी। इसके साथ में दर्पण, दर्पण और विशेष रूप से जो चीज देखने को मिलती है वो है आपके सिंदूर। तो सिंदूर का भी यूज बड़े पैमाने पर स्त्रियों के द्वारा किया जाता था। तो साथियों हमने हड़प्पाकालीन जो सोसाइटी यानी समाज है ये कैसा था, कौन कौन से लोग थे, लोगों का मनोदशा क्या थी, समाज में कौन कौन से वर्ग मौजूद थे, इनमें सबसे प्रभुत्वशाली कौन सा था और दस्तकारों के अंदर शिल्पकारों में विशेष स्थान किसे प्राप्त था बताया जाता है। वस्त्र कैसे यूज करते थे, आभूषण कैसे यूज करते थे, सौंदर्य प्रसाधन वस्तुओं में कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो काम में ली जाती हैं, ये हमने पढ़ा साथियों। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति के रूप में मैं बताना चाहूँगा साथियों कि सिंधु घाटी सिविलाइजेशन जो है यह सभ्यता है
इसमें जो लोग हैं, लोगों के द्वारा ईश्वर की 3 रूपों में पूजा की जाती थी। कितने रूपों में साथियों? 3 रूपों में पूजा की जाती थी। बात करें पहला रूप तो इसे मानव कहते हैं, उसके बाद में मानव के अलावा पशुओं की भी पूजा की जाती थी और प्रकृति के तौर पर पेड़ों की भी पूजा बड़े पैमाने पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा अपनाई जाती थी। बात करते हैं धार्मिक स्थिति। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की धार्मिक स्थिति की बात करते हैं साथियों, तो धार्मिक स्थिति में हमें देखने को मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं यह देवताओं को 3 रूपों में पूजते थे। देवताओं को 3 रूपों में पूजा करते थे। अब पहला जो रूप है वह है आपके मानव पूजा। दूसरा जो रूप है उसमें बताया जाता है पशु पूजा। तीसरा जो रूप बताया जाता है ये बताया जाता है आपके वृक्ष पूजा। वृक्ष पूजा तो पहला मानव हो गया, दूसरा पशु हो गया और तीसरा वृक्ष पूजा। बताना चाहूंगा साथियों, बात करें मानव पूजा की तो मानव पूजा में पशुपति शिव जो है इसे आद्य शिव की उपमा भी दी जाती है और किस पुरातत्वविद के अनुसार पशुपति शिव की पूजा के साक्ष्य बताए जाते हैं, उदाहरण बताया जाता है, मत दिया गया था। अगर बात मत की करें साथियों कि पशुपति पूजा का मत देने वाले प्रमुख आर्कियोलॉजिस्ट बताए जाते हैं, इनमें नाम आता है जॉन मार्शल का नाम सामने आता है। जॉन मार्शल के अनुसार जो पशुपति या आद्य शिव की जो मोहर मिली है उनको देखते हुए ये बताया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं मानव पूजा के रूप में पशुपति शिव की पूजा करते थे। अब पशुपति शिव के बाद में देखते हैं साथियों देवी पूजा। मानव पूजा का ही रूप है। देवी पूजा जो है यह 2 रूप में अपनाई जाती थी। देवी पूजा यह जिसको हम शक्ति पूजा के नाम से भी जानते हैं। अब देवी पूजा 2 रूप में अपनाई जाती थी। एक रूप होता था सौम्य और एक रूप होता था रौद्र। सहसे सौम्य, सहसे सरस्वती। सौम्य के रूप में सरस्वती को पूजा जाता था। बात करें रौद्र के रूप में तो पूजा जाता था काली माता के द्वारा पूजा जाता था। साथियों जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख उत्खनन स्थलों के बारे में पढ़ा था तो इसमें समुद्र की देवी सिकोत्री माता का भी वर्णन हमने पढ़ा था, जो लोथल के लोगों के द्वारा सिकोत्री माता का पूजा पद्धति को अपनाया गया था। तो मानव पूजा के बारे में हमने पढ़ लिया साथियों। दूसरा हम देख लेते हैं वृक्ष पूजा। वृक्ष पूजा जो बताई जाती है साथियों, इसमें स्पेशली इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा सर्वाधिक जो वृक्षों को पूजा जाता था, इसमें एक रूप देखने को मिलता है बबूल और दूसरा रूप जो देखने को मिलता है वृक्ष के रूप में इसे पीपल कहा जाता है। साथियों बताना चाहूँगा कि अगर बौद्ध धर्म के अंदर पीपल को किस नाम से जाना जाता है, ऐसा सवाल कई बार पूछा गया है, पूछा जा सकता है। तो बौद्ध धर्म में पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता था। बोधि वृक्ष के नाम से इसे जाना जाता है। नंबर 3, तीसरा जो रूप देखते हैं हम धार्मिक स्थिति इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो ये है आपके पहला मानव हो गया, दूसरा वृक्ष हो गया और तीसरा है आपके पशु पूजा। अब पशुओं के अंदर सर्वाधिक एक श्रृंगी वृषभ जो है इसे बड़े पैमाने पर पूजा जाता था। वृषभ का आशय है यहाँ पर साथियों बैल। वृषभ कहते हैं बैल को, व्याघ्र कहते हैं शेर को, ठीक है। एक श्रृंगी वृषभ यानी एक सींग वाला बैल सर्वाधिक यहाँ पर पूजा जाता था। इसके अलावा यहाँ पर हाथी है, चीता है, गेंडा,
हाथी, चीता और गैंडा भी उल्लेखनीय रूप से पूजनीय देखने को मिलता है। बात करते हैं साथियों अन्य सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अन्य और किन किन को पूजा करते थे, तो बताना चाहूँगा साथियों सिंधु घाटी जो सभ्यता के लोग हैं यह धरती को यहाँ के लोग उर्वरा की देवी के रूप में पूजा करते थे। अन्य बात करें अगर तो देखते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं यह प्रकृति पूजक भी बताए जाते हैं, जिसमें नदी की पूजा करना, अग्नि की पूजा करना, साथ ही सूर्य पूजा के भी कई बार संकेत मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। और इसके साथ में जल और स्वास्तिक पूजा, जल व स्वास्तिक पूजा यहाँ प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। साथियों हमने धार्मिक स्थिति में मानव पूजा, वृक्ष पूजा और पशु पूजा के प्रमुख रूप पढ़े हैं। साथियों अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति के बारे में बात करते हैं साथियों। चूंकि हमने पढ़ा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो एक नदी तंत्र से जिसका जुड़ाव है, जो सिंधु जो क्षेत्र है सभ्यता का, तो यहाँ 12मासी नदियों होने के कारण यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी जिसे कांप मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, जो जल द्वारा बहाकर लाई जाती है, जो सबसे उपजाऊ मिट्टी बताई जाती है। इसके कारण यहाँ पर कृषि बड़े पैमाने पर अच्छी किस्म की कृषि या ज्यादा पैदावार की जाती थी। तो साथियों हम पढ़ लेते हैं आर्थिक स्थिति। सिंधु घाटी सभ्यता की जो आर्थिक स्थिति बताई जाती है, इसमें सबसे पहले पढ़ने को मिलता है कृषि। अब कृषि बहुत ही उत्कृष्ट थी, क्योंकि 12 मासी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ मिट्टी के कारण कृषि जो है यह कृषि की जो पैदावार है अच्छी बताई जाती है। बात पूछी जा सकती है साथियों कृषि अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ के लोग किन किन चीजों की कृषि करते थे, बड़े पैमाने पर फसलें उत्पादित करते थे। तो सबसे पहले नाम आता है साथियों गेहूं के बाद में जो के बाद में देखते हैं हम तिल यानी तिलहन जिसे तेल निकाला जाता है। तिल के बाद में कपास, बड़े पैमाने पर यह फसलें पैदा की जाती थी। अगर बात करें बागवानी की तो फलों के बारे में पढ़ लेते हैं साथियों। कौन कौन से फलों को सबसे ज्यादा यहाँ पर लोग उपजाते थे वानिकी के द्वारा, तो इनमें नाम आता है नारियल के बाद में यहाँ खजूर की भी बड़े पैमाने पर खेती की जाती थी। और खजूर के अलावा नींबू व तरबूज जिसे वाटरमेलन के नाम से जाना जाता है। साथियों बताना चाहूंगा कि अगर नारियल और खजूर जो है, इन दोनों के बारे में कई बार ऐतिहासिक सवाल पूछे गए हैं। वह कौन सा यात्री था जिसने अपनी यात्रा वृत्तांत के अंदर नारियल और खजूर के पेड़ का वर्णन किया है, तो उसका नाम बताया जाता है इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रिहला जिसे सफरनामा के नाम से भी जाना जाता है में नारियल और खजूर का वर्णन किया है। नारियल और खजूर का वर्णन इसलिए करता है क्योंकि इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीका का रहने वाला था, जहां पर बड़े पैमाने पर एक वृक्ष बताया जाता है खजूर। जब वो भारत पहुंचा है तो भारत में भी एक ऐसा उसने एक वृक्ष देखा जिसे नारियल कहते हैं, लेकिन उसे अचंभा इस बात का हुआ, वो अचंभित इसलिए हुआ कि दिखने में पेड़ तो एक जैसा है लेकिन फल अलग अलग देखने को मिलते हैं। दोनों जो चित्र बनाए हैं मैंने खजूर के साथियों,
तो अगर बीच में यहाँ पर झूला लटका कर लेते हैं साथियों, तो झूला लटका कर जो ये झूला लटकाया जाता है यह किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह बताया जाता है? दो खजूर हो गए, हेमक यानी झूला लटका दिया और दूर एक सूर्य, यह बताया जाता है अफ्रीका का राष्ट्रीय चिन्ह। और अफ्रीका जिनमें जो देश पाए जाते हैं इन्हें कैरेबियाई देशों के नाम से जाना जाता है। तो फलों के अंदर स्पेशली नारियल, खजूर, नींबू और तरबूज विशेष रूप से यहाँ पर पैदावार की जाती थी। बात करते अन्य कार्यों के अंदर, तो बात कुम्हार की आती है। कुम्हार जो है यह अपनी चाक जो घुमाकर मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, जिस पर मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य करता था, साथ ही मिट्टी के खिलौने व राजकीय देख रेख में मोहरों का निर्माण, ये कार्य भी बड़े पैमाने पर कौन किया करते थे साथियों? कुम्हार किया करते थे। अब हम बात करते हैं यहाँ के लोग किस विधि से जानकार थे, तो साथियों इसे नोट बनाकर अपनी डायरी में लिखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धातु प्रगलन विधि, धातु को पिघलाकर धातुओं का मिश्रण करना, नई धातु बनाना, धातु प्रगलन विधि से जानकार थे या इससे रूबरू थे। तो ये हमें किस में पढ़ने को मिला है साथियों? कांसा गलाने के पात्र हमें किस क्षेत्र से मिले हैं? तो पहले मैंने बता दिया है हड़प्पा क्षेत्र से। लेकिन अब हम बात करते हैं साथियों सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका व्यापारिक तंत्र जो है किन किन सभ्यता या फिर किन देशों के साथ में जुड़ा था, कौन सी वस्तुएं इंपॉर्टेंट की जाती थी, उनके बारे में ये हमें कहाँ पढ़ने को मिलता है, ये भी हमें पूछा जा सकता है। सिंधु कालीन व्यापार के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बताना चाहूंगा साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार है वह किन किन देशों के साथ में होता था? तो सबसे पहले नाम आता है आपके बहरीन, उसके बाद में ईरान जिसका प्राचीन नाम फारस के अलावा यह व्यापार मेसोपोटामिया, जिसका वर्तमान नाम इराक, मेसोपोटामिया और दिलमुन आदि जगहों से सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता था। और दिलमुन जो है यह बिचौलिए के रूप में काम करता था। बिचौलिया के रूप में ये कार्य करता था दिलमुन। बात करते हैं साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है यहाँ से कौन कौन सी चीजें निर्यात की जाती थी, तो लिख लेते हैं निर्यातक वस्तुएं। निर्यात में सर्वदा सबसे ज्यादा कपास के अलावा गन्ना, हाथी दांत, गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, हाथी दांत हो गया आदि का निर्यात बड़े पैमाने पर किया जाता था। साथियों बताना चाहूंगा कि ये जो लेन देन है सिंधु घाटी सभ्यता का लेन देन जो है ये किसके माध्यम से होता था, तो बताना पड़ता है वस्तु विनिमय के माध्यम से यह लेन देन बताया जाता है। अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार के बारे में, तो ये जो जानकारी है हमें किस ग्रंथों से, किस ऐतिहासिक स्रोतों से पढ़ने को मिलती है व्यापार के बारे में, तो रोम के नाविकों के द्वारा लिखा गया एक प्रमुख ग्रंथ जिसका नाम है द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करें तो लाल सागर में नौकायान।
लाल सागर में नौकायान नामक इस पुस्तक का नाम है। ये ग्रंथ है। ये जो ग्रंथ है साथियों, ये किसके द्वारा इसकी रचना की गई थी? तो नाम स्पष्ट से किसी का भी नाम आगे आता नहीं है, लेकिन इतिहासकार बताते हैं रोम नाविकों द्वारा इसकी रचना की गई इस पुस्तक की, जिसमें सबसे ज़्यादा हमें समुद्री व्यापार का वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। समुद्री व्यापार का वर्णन हमें द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जिसका नाम लाल सागर में नौकायान नामक पुस्तक से हमें ये जानकारी पढ़ने को मिलती। अमुक इन वस्तुओं का एक्सपर्ट इंपॉर्टेंट किया जाता था। अगर बात करें हम साथियों आयात की, तो कीमती पत्थर जो है इनका सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट किया जाता था। चूंकि मैं पहले बता चुका कि यहाँ के लोग विलासिता पूर्वक जीवन जीते थे, जैसे हरित मणि है, नील मणि है, या जो तेज स्टफिक चमकने वाले पत्थर हैं, इन पत्थरों को यहाँ पर एक्सपर्ट किया जाता था। और एक्सपर्ट किया जाता था, साथ ही कीमती धातुओं से बने हुए आभूषण हैं, इनके अलावा जो औजार हैं या फिर अन्य जो रखरखाव की जो वस्तुएं हैं, उनको बड़े पैमाने पर यहाँ पर एक्सपर्ट किया जाता था। खजूर भी यहाँ पर आयात किया जाता था। और बताना चाहूँगा साथियों, खजूर हो गया, कीमती पत्थर हो गया, जैतून का तेल है, आदि इसे एक्सपर्ट किया जाता था। अब हम बात करते हैं साथियों इस सभ्यता का पतन। कई बार सवाल पूछा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, यहाँ के लोगों का पतन या इन लोगों की मृत्यु कैसे हो गई? एक बहुत ही खूबसूरत संस्कृति पलपी, जिसका विनाश कैसे हो गया? तो प्रमुख पुरातत्वविदों ने, इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए हैं इसके अंदर। हम बात करते हैं सभ्यता का पतन। सभ्यता का पतन जो है, कई बार साथियों इससे सवाल निकलकर सामने आते हैं। तो ये जो सभ्यता का पतन जो चैप्टर है, ये किसके अकॉर्डिंग पढ़ना है अपने को? पुरातत्वविदों के अनुसार, विदों के अनुसार, या कारण लिखेंगे हम। तो सबसे पहले नाम आता है पुरातत्वविदों का, जिनमें जॉन मार्शल, मेके और एसआर राव। जॉन मार्शल, मेके व एसआर राव अर्थात तीनों पुरातत्वविदों ने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसका विनाश हो गया फ्लड यानी बाढ़ से। ज्यादा अतिवृष्टि, अनावृष्टि, देखो तीनों रूप बता देता हूं, अनावृष्टि, ओलावृष्टि और अतिवृष्टि। हुआ होगा कि अतिवृष्टि के कारण, अतिवृष्टि कह सकते हो आप इसे, बाढ़ कह सकते हो, फ्लड कह सकते हो, जल प्लावन कह सकते हो। चूंकि पूरे के पूरे क्षेत्र जो है ये नदियों के किनारे बसे थे, और हुआ होगा कि नदियों में बाढ़ आ गई, जलस्तर बढ़ गया, नदियां अपना तटबंध तोड़ चुकी थी। अब तट पर बसे हुए लोगों को अपने साथ में बहा कर ले जाने के कारण इस सभ्यता का क्या हो गया साथियों? विनाश हो गया, सभ्यता का पतन हो गया। नंबर दो पर जो प्रमुख रूप से पुरातत्वविद देखने को मिलता है, इनमें नाम आता है चार्डन चाइल्ड्स व व्हीलर। चार्डन चाइल्ड्स व व्हीलर। चार्डन चाइल्ड्स व व्हीलर ने अपना मत दिया है कि ये जो सभ्यता है, इसके ऊपर बाहरी आक्रमण हुआ। बाहरी आक्रमण के कारण यहाँ के लोगों को निस्तेनाबूद कर दिया गया, और चूंकि सभ्यता का पतन हो गया। आगे बात करते हैं जॉन मार्शल ने और मत क्या दिया है साथियों, ये पूछा जा सकता है। तो जॉन मार्शल ने बताया कि यहाँ का राजा कमजोर साबित हुआ, जिसके कारण आक्रमण हुआ और सभ्यता के लोगों का पतन हो गया। तो इसे लिखेंगे प्रशासनिक शिथिलता के कारण इस सभ्यता के लोगों का पतन हो गया। नंबर 4, चौथे नंबर पर रैंक में नाम आता है ऑरेल स्टाइन व अमलानंद घोष।
ऑरेलस्टाइन व अमलानंद। ऑरेलस्टाइन और अमलानंद घोष ने बताया जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन को रीजन बताया इस सभ्यता के पतन के बारे में, जैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण या तो शीत अर्थात हिमपात के कारण सर्दी बढ़ी, या ग्लोबल वार्मिंग के कारण गर्मी बढ़ने के कारण यहाँ के लोगों का क्या हो गया है, जन विनाश हो गया। नंबर 5 अंतिम रूप से हम पढ़ने जा रहे हैं साथियों, एस आर साहनी ने अपना मत दिया, बताया भौतिक परिवर्तन। एस आर साहनी ने बताया भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन भूमि का परिवर्तन, जिसमें एग्जाम्पल के रूप में मैं बताता हूं आपको भूकंप। भूकंप के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं कालीबंगा से, और कालीबंगा की जब खुदाई की गई तो जमीन में जो दरारें मिली हैं, पुरातत्वविदों ने इसका अनुमान लगाया यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। झटके आने के कारण इस सभ्यता को निस्ते नाबूद कर दिया। साथियों, कच्छ और भुज इसका जीता जागता मतलब एक उदाहरण देखने को मिलता है। भूकंप जो है यह सिस्मोग्राफी के से इसे मापा जाता है। 7.2 रिएक्टर स्केल का जो झटका होता है ये ज़मीन को थर्रा कर रख देता है। ज़्यादातर जो भूकंप आने का अंदेशा होता है ये पहाड़ी प्रदेशों के अंदर ज़्यादा इसका रूप विरल रूप से हमें देखने को, विकराल रूप से हमें देखने को मिलता है। साथियों, साथ ही इस चैप्टर में हम बात करते हैं सभ्यता के अंदर लोगों के द्वारा अपनाई जाने वाली अंत्येष्टि के बारे में। अंत्येष्टि संस्कार के बारे में बात कर लेते हैं साथियों। कई बार सवाल पूछा गया है, इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, अपने को छोड़ना नहीं है। साथियों, मैं और बताना चाहूँगा, अगर आप डेली इस YouTube चैनल पर एक्टिव हो रहे हो तो साथियों मैं बताना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी जो तैयारी है इसमें 4 चांद लगाइए। अपना जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसमें आपके फेसबुक लिंक भी दिया गया जिससे आप आसानी से जुड़ सकते हो। हर एक कंटेंट का नीचे आपको पूरा का पूरा PDF नोट्स भी अवेलेबल कराया जाएगा। साथियों, अब हम बात करते हैं अंत्येष्टि या अंत्येष्टि संस्कार। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं इनके अंत्येष्टि संस्कार कौन कौन से रूप में हमें देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहला आता है आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण का अर्थ होता है अंश के बराबर समाधि करना। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं साथियों, अगर हम राजस्थान की भक्ति धारा की बात करें तो निर्गुण भक्ति धारा में एक नाम आता है दादू पंथ। दादू अनादू, दादू खोड़ अलग दरीबा। दादू दयाल जो है इनके 52 शिष्य हुए थे जिनको 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता है, जिनमें रज्जब जी महाराज है, सुंदरदास है, गरीबदास जी हैं, बखना जी हैं, इनके प्रमुख शिष्य बताए जाते हैं। रज्जब जी महाराज जिन्होंने आजीवन दुल्य के वेश में दादू पंथ का प्रचार प्रसार किया। बताना चाहता हूँ दादू पंथ के बारे में। दादू पंथ के जो सन्यासी हुआ करते थे प्राचीन काल में, जब कोई गुजर जाता था दादू पंथ का साधु, तो ये लोग, इन लोगों का मानना है कि मरने के बाद में भी आदमी की बॉडी या शव लोगों के काम आए, भक्षण के काम आए। इसलिए दादू पंथ के जो लोग मर जाते थे उनकी बॉडी को खतरनाक जंगल में फेंक दिया जाता था, जहाँ हिंसक प्राणी इसे नोच नोच कर अपना आहार करते थे, और बचा कुचा जो रूप है लाकर जमीन में दफनाया जाता था उसे अंश के बराबर आंशिक समाधिकरण के नाम से जाना जाता है। बात अगर करें हम साथियों और अन्य फैक्ट्स की, तो बताना चाहता हूँ कि इनमें बहुत सारे सवाल निकल कर आते हैं। जैसे राजस्थान के अंदर एक समुदाय बताया जाता है जिसे नाथ संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। नाथ संप्रदाय के लोगों के द्वारा अपने जो परिजन गुजरते थे उनकी समाधि अपने घर के अंदर ही बताते थे। बताना चाहूँगा साथियों, इंडिया लेवल के अंदर एक फारसी समुदाय होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति गुजर जाता था तो एक बड़ा सा स्टेडियम जैसा एक स्ट्रक्चर बनाया जाता था जहाँ पर ऊंचा उस बॉडी को डाल दिया जाता था, जहाँ पर चील और कौवे उस बॉडी को नोच नोच कर खाते थे। अब हम बात करते हैं पूर्ण समाधिकरण।
पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण, इसमें शव जो है, शव का सिर, शव जो है शव का सिर उत्तर दिशा में करके, उत्तर दिशा में करके दफनाना। उत्तर दिशा में करके शव को दफना देना, सिर को, ये पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण बॉडीज को दफनाना। और तीसरा है दाह कर्म। दाह कर्म तीसरा अंत्योदय संस्कार बताया जाता है कि शव जो है, इस शव को जलाकर, अग्नि में जलाकर अंतिम संस्कार किया जाता है। उसके बाद में ये जो शव है, इस शव को एक मटके में, जो अस्थियां बची हैं, मटके के अंदर ये अस्थियां भरकर इसके ऊपर एक लाल कपड़ा इसके ऊपर रस्सी के माध्यम से इसे बांधा जाता था और इसे वापस जमीन में दफना दिया जाता था। इसे दाह कर्म के नाम से जाना जाता है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने हमारे वीडियो को, अपने इस चैनल को अपना अमूल्य समय दिया। साथियों, इस कंटेंट के अंदर मैंने बहुत मेहनत की। साथियों, साथ ही बताना चाहूँगा, इससे आपको एक भी चैप्टर लीप नहीं मिलेगा, छूटा हुआ नहीं मिलेगा, जो आपकी संपूर्ण तैयारी में चार चांद लगाएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर जर्नी। थैंक यू वेरी मच।